Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for your better future. Let's learn, let's start the video. तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है रचना वो पढ़ेंगे। इसके राइटर का नाम है रघुवीर चौधरी। उनका जन्म हुआ था 1938 को और इस चैप्टर का प्रकार है एकांकी। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले हमने पूरी हिंदी चैप्टर की जो बुक है उसके 1 to 23 चैप्टर सारे के सारे पढ़ लिए हैं। ये सारे वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तब भी इसकी लिंक मिल जाएगी। और मैंने इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियोस बनाए हैं, तो अगर आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो वहां पर भी इन सारे चैप्टर्स की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। सर्जक, चिंतक, कर्मशील रघुवीर चौधरी का जन्म बापूपुरा, जिला गांधीनगर, उत्तर गुजरात में हुआ। स्कूली शिक्षा मानसा तथा उच्च शिक्षा अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से। हिंदी का अध्यापन भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पद से निवृत्त हुए और नई तालीम की संस्थाओं के सूत्रधार बने। रघुवीर भाई ने गुजराती भाषा में लगभग सभी विधाओं पर साधिकार लेखन किया है। कथा साहित्य, नाटक, कविता, रेखाचित्र आदि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अमृता, उपरवास, कथायत्री, वेणुवत्सला, सोमतीर्थ, रुद्र महालय आदि उपन्यास की उनकी कृति के स्तंभ है। गोकुल, मथुरा, द्वारका, अमृता तथा उपरवास कथात्रयी के हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रामीण जीवन के निकट संपर्क, शहरी अनुभवों की अभिव्यक्ति के साथ ही ऐतिहासिकता उनकी रचनाओं में प्रमुख आयाम है। मूल्य निष्ठा उनका रचनाओं की प्रमुख स्वर है। उनकी लंबी कविता बचाओ नामू इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। रघुवीर भाई को उपरवास कथात्रयी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। वे गुजराती के सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मानित हो चुके हैं। इनमें रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, कमा मुंशी सुवर्ण चंद्रक, गोवर्धन राम त्रिपाठी पुरस्कार आदि मुख्य है। इन्हें साहित्य अकादमी की मानद फेलोशिप प्राप्त है। भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे उनके बारे में हमने जान लिया कि वो उन्होंने कहाँ पढ़ाई की, वो कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने किस किस फील्ड में लिखा है और उनको कितने अवार्ड मिले हैं। तो चलिए से चैप्टर पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, आप ध्यान दीजिए। शाम का समय है। ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जमाई ले रहा है। दूर बैठे रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। गोपी प्रवेश करती है। दोनों ओर देख लेने के बाद अविनाश जी यहाँ नहीं आए? अरे गोपी, तुम? क्या कोई काम था अविनाश का? खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था कि आज इसी समय वे मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। कविता समझने से कोई फायदा नहीं होगा गोपी। कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई। कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। पर आत्मा या संवेदना हो तभी ना। क्या निमेश भाई की आत्मा नहीं है? कभी थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ है वही पर्याप्त है। हाथ तो सभी के होते हैं, पर हम आज इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। मैं समझी नहीं नरेश भाई। हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो। सो तो आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों न दूं। तुम्हारे हाथ अभी कोमल है बहन। जाओ, अविनाश से मैं कहूंगा कि तुम आई थी। जाओ, मगर हाँ, उसका इंतजार मत करना। आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न दे दें। जवाब क्यों नहीं देंगे? जो लंबा भाषण कर सकते हैं उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते। खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है। देखो तो सही, दरवाजा बंद करके सभी भीतर बैठे हैं। नालायक उल्लू के पट्टे। अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखो। तभी तो हम अभी तक शांत है। इतनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए,
कितने दिन तक प्रतीक्षा की, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठे हैं। नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी। बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिया। जैसे हमारी हस्ती ही उन्हें कबूल नहीं। ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरापोल के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। नरेश ऊंची आवाज, हम कुछ नहीं कर सकते। जवाब तलब कर सकते हैं। गोपी से, आखिर सदस्य साहबों ने कहलवाया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई, एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख जाओ, पर बड़ी देर की। शिष्ट शब्द खोज रहा होगा। आप उनकी मदद करते तो अच्छा होता। बस हमने मैटर दे दिया है। मैं जान सकती हूँ? क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदयों ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है। चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फली। गोपी, इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। वे हमारा मजाक समझ पाए तभी ना। वे समझेंगे कि गोपी जैसे होनहार लड़की ने हमें बधाई दी है, तारीफ की है। क्या सबके सब बुद्धू है? तो बड़े चालाक, पर जरूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं आया? जरा देखो तो सही गोपी, वो शायद दद्दा के घर बैठा होगा। आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ आओ। हर्ट तो शायद तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा। यह आपकी गलतफहमी है, मैं आऊंगी। जाती है। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है। चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। क्या कुछ पता चला? कैसे चले? मुंह में मुंह डाले खुशुर खुशुर कर रहे हैं सभी। अविनाश प्रवेश करते हुए, किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा है। तो है ही। अविनाश आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। क्या लिखा? बस वही, उनके सभी घोटाले, पंचायत के घाटे के कारण, उर्वरकों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन को काला बाजार में बेचने की बात। वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वे ही बैठे हैं, या कोई और? ठीक है, जाओ दे आओ अविनाश। आप दे आइए रमेश भाई। हाँ, आप बड़े हैं हम सबसे। इसे क्या, हमको जगाया तो है अविनाश ने ही। छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। अभी? अच्छा, चौकीदार के पास जाकर दरवाजा खोल दो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो। क्या हुक्म नहीं है? हुक्म की ऐसी तैसी मैं करता हूँ कि खोल दो, वरना तोड़कर भीतर जाऊंगा। अरे रमेश भाई, आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं? ऐसा कीजिए, पत्र इसे दीजिए, भीतर जाकर दे आएगा। ठीक है, लो जाओ दे आओ। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहां खड़ा रहकर लौट आता है। बड़ी प्यास लगी है। मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। किसने कहा था कि मैंने? उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़कर ले नहीं जाती। पुलिस तो यहाँ है ही कहाँ? यहाँ न हो, पड़ोस के गांव में तो है। तो क्या? कुछ नहीं, वह आएगी तो हमें उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो, दरवाजे की ओर निर्देश करके उन लोगों को। और वे आपकी बात मान लेंगे? आज नहीं तो कल। तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। हाँ हूँ, तभी तो इस काम में। लो चौकीदार आ गया। सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं। वह बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है, रमेश भी। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। लोग भाग गए सभी उस दरवाजे से। धैर्य तथा दृढ़ता से। भागकर जाएंगे कहाँ? उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कल की आशा छोड़ो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया। वे लोग अब खा पी कर चैन से सोएंगे और हम यहाँ उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, उसकी नींद हराम कर देंगे।
अविनाश चिंता से। क्या करोगे? दरवाजा तोड़कर अपना वह पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि हाथ में पत्थर लेने का अंत भी नहीं करता है। ठीक है, पथराव की बात सुनकर सभी दौड़ आएंगे। पत्थर उठाता है। चलिए अविनाश भाई, उठाइए पत्थर। मजाक छोड़ो, इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करें। नहीं, यह असंभव है। हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो हमारा ही है उसे अब भी इसी भ्रम में हो कि यह हमारा है। चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। रुक जाओ वरना क्या? तुम्ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था। भड़काया नहीं था, जगाना चाहता था। शायद वह मेरी गलती थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई, कम से कम आपसे तो। रमेश रुक कर, यहाँ से जाओ। मैं जानता हूँ यह तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा। जाओ, मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता। तो हमें साथ दो। हाँ, हमसे तो ज्यादा ताकतवर हो। आओ, हाथ बटाओ। तीनों जोरों से पथराव शुरू कर देते हैं। टूटने फूटने की आवाजें आने लगती है। आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते? जैसी आपकी मर्जी। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है। भले ही मुझको चोट लगे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश, रमेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। हाँ, वे थोड़ी हमारे दुश्मन है। पथराव चल रहा है। वही गोपी दौड़ती हुई आती है। अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। ओह, यह क्या? आप लोग अविनाश जी पर ही वार कर रहे हैं? नहीं, मकान पर। इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। वे नहीं हटेंगे। तो हमारे पत्थर भी। इन्हें चोट पहुंची तो? हम कब कहते हैं कि ये चोट खाए? हम तो इन्हें बचाते रहेंगे, पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक कर। हाँ, हो सकता है। अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले। आप तो सुशिक्षित है, बुद्धिमान है। रुक जाइए। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती है ताकि वे पत्थर फेंक न सके, परंतु वे गोपी को बचकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। अविनाश ऊंची आवाज से, इन्हें रोको मत गोपी, ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है, क्योंकि जब उसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। रमेश, जैसे अविनाश की बात छू गई हो। रुक जाओ निमेश। नरेश नहीं रुकता। रमेश इसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गंवा देता है। अविनाश को चोट लगती है। ओह, आपने यह क्या किया? दौड़कर अविनाश के पास पहुंचती है। नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। यह तो कुछ भी नहीं है गोपी। 2 कदम आगे बढ़ाकर, सामने से आग के गोले आते तो भी मैं नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने भी मेरी तरह मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अडिग रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने रचा नहीं। हमें माफ करो अविनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते हैं कि तुम्हारी या किसी रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। इसमें तो मैं भी आपका साथ दूंगी। फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? हो सकता है किसी नए प्रसाद जी की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले। आगे आकर बैठती है। सभी उसका अनुसरण करते हैं। तो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है यहाँ पे, और इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत बात का पहले विरोध करना चाहिए। गलत बात का विरोध हमें हमेशा करना चाहिए, उसके सामने डटकर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन किसी भी रचना यानी कि सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है जिस पर जनता का भी उतना ही हिस्सा होता है, उतना ही हक होता है, ऐसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कभी हमला नहीं करके उसको ध्वंस या तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो चीज हमारे पैसों से बनी है, जो चीज हमारे टैक्स देने पर बनती है, और जब हम आक्रोश में या किसी बात का विरोध करने के लिए उसी प्रॉपर्टी का, उसी चीजों का तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और उसको जला देते हैं, तो वो नुकसान देखने जाए तो हमारा ही हो रहा है। और हमारे टैक्स से हमसे ही पैसे वसूल करके गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी बनाती है। गवर्नमेंट के पास खुद के कोई पैसे नहीं है,
जो देश की जनता है वो टैक्स देती है, उसी टैक्स से पूरा देश चल रहा होता है, वो प्रॉपर्टीज बनती है, वो सार्वजनिक वस्तुएं बनती है, तो उनका देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उतनी ही आती है जितनी गवर्नमेंट अधिकारियों की आती है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझाइए कि आक्रोश दिखाना है, गलत बात का विरोध भी करना है, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए और हमें वो सही वाला तरीका ही अपनाना है। हमें गुस्से में आके, आवेश में आके उन सारी चीजों को तोड़ना नहीं है, उनको ध्वंस नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ समझाई गई है। और जनरली हमें जब गुस्सा आता है तब हम ये सब चीजें सोच पाते नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो के जरिए इस चैप्टर को समझने में आसानी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई होप आपको इस चैनल के जरिए पढ़ने में मजा आ रहा होगा। हमारा हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे खत्म होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अब गुजराती सब्जेक्ट की ओर जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल एंड सपोर्ट मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।